whenever liquid is in contact with a solid, तो लिक्विड की एजेस पे जहाँ पे लिक्विड मीट्स विद सॉलिड, वहां पे क्या होता है, लिक्विड बेंड हो जाती है, द लिक्विड बेंड्स. सो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द curvy surface of the liquid, that the tangent, when you draw on the curved surface of the liquid, the angle made by that tangent with a solid, that angle is called angle of contact. ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो भी हो सकता है, अक्यूट भी हो सकता है, it can be right angle also, it can be obtuse also, all are possible. ठीक है, इसमें कुछ पेयर्स मैंने कल बताए थे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द पेयर्स. ठीक है, कुछ पेयर्स मैं आज फिर से बता देता हूँ, ये पेयर्स आप ध्यान में रखना. इफ यू टेक द प्योर वाटर in the clean glass, if you take pure water in the clean glass, यहाँ पे क्लीन ग्लास मतलब कांच का जो ग्लास होता है, कांच के लिए मैंने लिखा है वर्ड ग्लास. प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास, इसके लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री, इट इज 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब अगर मैं पेयर को चेंज करूं, इफ आई टेक प्योर वाटर बट ग्लास की जगह इफ आई टेक सिल्वर, सिल्वर का ग्लास लिया अगर हमने, इफ आई टेक सिल्वर एज अ कंटेनर, तो इनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होती है. ये कुछ स्पेशल एंगल्स ऑफ कांटेक्ट ही बता रहा हूं मैं. एक और ले लेते हैं कि इफ आई टेक अगेन क्लीन ग्लास, मतलब कांच का ग्लास, बट इन दिस वन इफ आई फिल अप अ मर्क्यूरी, तो इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नियरली 135 डिग्री. ठीक है, मतलब हाँ, ये तीन वैल्यूज तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से आपको याद रखनी चाहिए. मतलब मर्क्यूरी ऑलवेज मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट विद अ क्लीन ग्लास, whereas water makes acute angle of contact with a clean glass. वाटर में अगर आप इम्प्योरिटी डालेंगे ना, थोड़ी बहुत अगर आपने इम्प्योरिटी डाल दिया वाटर में, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो सकता है. व्हेन यू ऐड द इम्प्योरिटीज इन द वाटर, द एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है. कोहेसिव फोर्सेस में डिक्रीज ड्यू टू इम्प्योरिटीज, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. These are values, these three you have to remember. So yesterday we finished angle of contact. Okay. तो कल जो मैंने बताया था वो याद रखो, उससे ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, एंगल ऑफ कांटेक्ट. आज मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ. ओके, एंड आल्सो देयर आर नो न्यूमेरिकल्स ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट. कोई एंगल ऑफ कांटेक्ट पे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी कांट डू एनी न्यूमेरिकल ऑन दिस. ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. हाँ, कोई स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, बोलिए जल्दी, माइक ऑन करके बोलो. सर आप कल FA = FC का बताने वाले थे. हाँ, देखो FA = FC मैंने चेक किया, ऐसा ना तो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है FA = FC, ना उससे कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट डालती है. मैंने खुद जब ट्राई करता हूँ कैलकुलेशन मैंने किया FA = FC का, तो उसमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आती है. मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 90 और 0, ऐसा कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं आएगा. इट विल बी लाइक एक्यूट एंगल होगा, इट कैन बी एक्यूट एंगल, बट कुछ प्रॉपर ऐसी कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं आती है FA = FC डेटा से. आपको याद होगा मैंने एक केस लिया था, that FA = FC √2, है ना, थर्ड केस. उसमें we got some special result, but FA = special केस नहीं है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आती है. And honestly I'm telling you, कभी FA = FC होता भी नहीं है. It is actually not possible. Addition और coercive force equal नहीं होते हैं usually. ठीक है, इन दोनों में से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है. ठीक है, अगर FA = FC है मतलब additive forces and coercive forces become identical to each other, वो नहीं होता है यूजुअली. ठीक है, तो वो केस हम अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग फर्दर विद अ न्यू टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर. ठीक है, यू कैन पुट दिस हेडिंग, एक्सेस प्रेशर. ठीक है, अभी क्या है टॉपिक, ध्यान से देखो. ऐसे कहा जाता है कि अगर कहीं पे भी हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस ऑफ अ लिक्विड, अगर कहीं पे भी हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, लेट्स से दिस वे, थिंक ये कर्व सरफेस है. ठीक है, तो होता क्या है, कर्व सरफेस का जो एक साइड है, लेट्स से दिस साइड, इफ यू लुक फ्रॉम द अपर साइड,
ऊपर की साइड से मैं बोल सकता हूँ ये सरफेस कॉनकेव है, दिस सरफेस इज कॉनकेव फ्रॉम अपर साइड, लेकिन इसी सरफेस को आप नीचे से देखोगे तो इट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, पहले ये क्लियर करो, बहुत इजी है। जब आप इस सरफेस को ऊपर से देखोगे ना तो सरफेस कुछ ऐसे दिखेगी, लाइक दिस, लाइक दिस, सो इट्स कॉनकेव। बट इसी सरफेस को आप यहां से देखो, फ्रॉम दिस साइड इफ यू सी, तो इट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, अब होता क्या है, ये मैंने कहा कर्व सरफेस है। ठीक है, सरफेस क्या होती है, सरफेस के एक साइड लिक्विड होगी और दूसरी साइड एयर होगा। सरफेस इज दैट थिंग which separates the liquid from air or it separates the liquid from solid. Surface is always like a boundary between two medium. तो इस सरफेस के एक साइड दूसरा मीडियम होगा और दूसरी साइड दूसरा मीडियम होगा। ओके, ये तो समझ में आता है। आप कभी भी पानी की सरफेस ले लो, पानी की सरफेस के नीचे पानी होता है और पानी की सरफेस के ऊपर, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। इज इट एवरीबॉडी गेटिंग वॉइस? नहीं सर, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज आ रहा है आपका, वो उनका प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का। मयूरेश करके वो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, बराबर है, आवाज आ रहा है आपका। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी आप एक कर्व सरफेस लेते हो ना, जब भी आप एक कर्व सरफेस लेते हो तो उसका एक साइड कॉन्वेक्स होता है और एक साइड कॉन्केव होता है। अब सरफेस होती क्या है, सरफेस इज दैट थिंग विच सेपरेट्स द टू मीडिया। पानी की सरफेस ले लो, पानी की सरफेस के नीचे पानी होता है और पानी की सरफेस के ऊपर एयर होती है, तो इट सेपरेट्स। अब होता क्या है, कॉन्केव साइड से सपोज जो प्रेशर है, there will be the pressure exerted from the concave side, और convex side से भी pressure suppose exert हो रहा है। Let's say there is a pressure from convex side and concave side। तो एक rule होता है which I will prove also, एक point होती है जो आपको याद रखनी होगी, pressure is always more on the concave side as compared to pressure on the convex side। कर्वी सरफेस में हमेशा देखा जाता है कि कॉन्केव साइड से ज्यादा प्रेशर होता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। मतलब this side pressure will be more and this side pressure will be less। ये आपको मगअप नहीं करना है, you don't have to simply cram it। मैं इसको समझ सकते हैं इस चीज को भी, बट अल्टीमेटली प्रेशर दोनों साइड इक्वल नहीं होता है, दैट यू टू रिमेंबर। अगर ये सरफेस कर्वी है देन ओनली वी कैन से, सपोज दिस सरफेस इज प्लेन, अगर ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में कॉन्वेक्स कॉन्केव का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कॉन्केव साइड और कॉन्केव साइड, कॉन्वेक्स साइड। इसमें दोनों साइड प्रेशर सेम होता है। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझेंगे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? लुक हियर, सबसे पहले लेट्स टेक अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, थिंक दिस इज सरफेस। ठीक है, इसके नीचे सपोज लिक्विड है और इसके ऊपर लेट्स से एयर है। ठीक है, अब take this one molecule on the surface, it's a one molecule on the surface। ठीक है, this molecule will be attracted by other molecules present on the surface like this। ये forces देखो, these are the forces acting on this particular molecule by the other molecules which are present on the surface। ये दोनों forces पता है एक दूसरे को cancel out करेंगे, these forces definitely cancel out each other। ठीक है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स इज जीरो। अब देखो ये जो सरफेस है, इसको यहां से फ्रॉम द लोअर साइड लेट्स से प्रेशर आ रहा है P1, ओके, और ऊपर की साइड से जो प्रेशर आ रहा है सरफेस पे इट इज लेट्स से P2। ठीक है, अब क्योंकि ये सरफेस रेस्ट पे है, द सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम, द सरफेस इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज इन इक्विलिब्रियम। So I can say net force on this surface is zero। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि दोनों साइड कॉन्वेक्स होता है क्या? नहीं, जब भी आप कोई एक सरफेस लेते हो वो दोनों साइड से कॉन्वेक्स कैसे हो सकती है? फ्रॉम वन साइड इट विल बी कॉन्वेक्स, सो फ्रॉम अदर साइड इट विल बी कॉन्केव। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अगर ऐसे अज्यूम करें कि ये जो सरफेस है ना, अगर ये, एक काम करो मयूरेश और अदर स्टूडेंट्स, जो भी डाउट है ना मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूँ। आई विल गिव यू टाइम फॉर आस्किंग डाउट, पहले इसको मेरे को फिनिश करने दो। ठीक है, सही, सपोज ये सरफेस इक्विलिब्रियम में है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस सरफेस मस्ट बी जीरो बिकॉज ये सरफेस इक्विलिब्रियम में है। सो
I told you these forces cancel each other. तो जरूरी है प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है, the force from upper side and force from lower side, ये forces भी equal होंगे. That's why P2 must be equal to P1. That's why we can say pressure is same on both sides of the plane surface. Plane surface के दोनों साइड जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, ठीक है. लेकिन एक्चुअली we want to prove for curvy surface. अब कर्वी सरफेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब कर्वी सरफेस वाले पॉइंट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. टेक वन एग्जांपल. थिंक एक ड्रॉप है, इट्स अ ड्रॉप. क्योंकि ड्रॉप में हम लोग कर्वी सरफेस ले सकते हैं. नाउ दिस इज अ ड्रॉप, राइट. नाउ दिस इज अ सरफेस ऑफ द ड्रॉप. ये सरफेस है. टेक सम पोर्शन ऑफ द सरफेस. See the portion AB. AB is a small portion of that curved surface. ये हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है. ये नीचे के साइड से if you look at from the lower side, it is concave, और ऊपर के साइड से it is convex. This is concave from the lower side and this is convex from the upper side. ऊपर के साइड से देखने पे ये कॉन्वेक्स है, नीचे से आप जब इस AB को देखोगे तो वो कॉनकेव है, ठीक है. अब ध्यान से देखो. लेट्स से दिस इज वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस. ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया सरफेस पे. दिस मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सरफेस. लेकिन क्योंकि सरफेस कर्वी है, सो फोर्स see these two forces. These are the forces on this molecule by the other molecule which are present nearby to this. अब ये दोनों forces एक दूसरे को cancel out थोड़ी करेंगे. They will not cancel. ये दोनों forces एक दूसरे में add होंगे. Let's say इन दोनों का जो resultant force है वो ये है. This is a resultant force. चलो resultant force को मैं R बोल देता हूँ. R, ठीक है. अब इस drop के बाहर air है. Let's say the drop outside it is air. तो बाहर से एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी दिस वे. लेट्स से बाहर से जो प्रेशर है ना उसको मैं लिखता हूँ PO, P आउटसाइड, ठीक है. और इस सरफेस के अंदर क्या है, सरफेस के अंदर लिक्विड है. तो यहाँ से क्या होगा, जब ये PO और ये R, PO एंड R बोथ आर ट्राइंग टू पुश द सरफेस इनसाइड. ये दोनों सरफेस को इनसाइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. सो जितना हो सकेगा ये सरफेस कंप्रेस होगी. एज पॉसिबल दिस सरफेस विल कंप्रेस. जैसे से कंप्रेस होगी अंदर लिक्विड जो है, जैसे से लिक्विड कंप्रेस होगी लिक्विड का प्रेशर बढ़ता है. लिक्विड विल एक्सर्ट मोर प्रेशर. एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो जो भी चीज है. बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल प्रेशर्स द ड्रॉप कंप्रेसेस. एज द ड्रॉप कंप्रेसेस इनसाइड द ड्रॉप प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप डिक्रीजेस. अंदर से प्रेशर बढ़ता है. लेट्स से द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टिंग फ्रॉम इनसाइड, दैट प्रेशर इज PI, प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है. और कुछ देर बाद क्या होगा, ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. लेट्स से दिस ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम. मतलब ये दिस ड्रॉप इज नीदर एक्सपांडिंग नॉर कंप्रेसिंग. ये रेस्ट पे है, स्टेबल है, स्टेबल. सो अगर ये स्टेबल है तो मैं बोल सकता हूँ ये सारे फोर्सेस और प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है. अब आप ध्यान से देखो, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इनवर्ड जो लग रहे हैं, दे आर PO प्लस R. इनवर्ड कौन कौन सा लग रहा है, PO प्लस R. दे आर एक्टिंग इनवर्ड. और आउटवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है सरफेस पे, आउटवर्ड इज एक्टिंग PI. तो PI अलोन विल बैलेंस PO एंड R. इन दोनों को ये अकेला बैलेंस करेगा. फॉर दैट पर्पस PI must be greater than PO. Definitely PI will balance both of these. That's why PI has to be greater than PO. ठीक है. PI will balance the PO and R both. That's why PI has to be more than PO. That's why pressure from inside is always more. Pressure from inside more means pressure on the concave side is more. This one. ठीक है. तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है. ये जो लास्ट पॉइंट है मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ. तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा विजुलाइज करना तो ज्यादा इजीली होगा. इमेजिन एक लिक्विड का ड्रॉप है,
उसको बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो है PO, ओके। और these are the forces, see this, these are the forces due to surface tension. ये फोर्सेस भी सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर आल्सो पुशिंग द सरफेस इनसाइड। तो ये PO और R दोनों सरफेस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो जितना ये सरफेस कंप्रेस हो पाएगी वो होगी, सरफेस विल कंप्रेस, एज सरफेस विल कंप्रेस the volume of the drop will decrease, the pressure inside the drop will increase. एक पॉइंट आ जाएगी जब अंदर का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाएगा कि that pressure will balance the PO and R. At that time the drop will come in equilibrium, ठीक है। तो जब अंदर का प्रेशर बाहर के सारे प्रेशर्स और फोर्सेस को बैलेंस करेगा तब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आता है। तो उसके लिए रूल है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा एटलीस्ट कंपेयर्ड आउटर प्रेशर, PI will be greater than PO. इनफैक्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन आप सुन लो, इट इज PO plus R will balance by PI, ठीक है। ये चीज PI has to be greater than PO, ठीक है, clear? So remember, pressure is always more on the concave side as compared to convex side. We are discussing the topic excess pressure. अभी मैं इस पे आ रहा हूँ excess pressure पे, but first you please understand this. तो समरी क्या है पॉइंट की, कर्वी सरफेस के कॉन्केव साइड ज्यादा प्रेशर होता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। अगर प्लेन सरफेस है, इफ इट इज नॉट कर्वी, व्हाट्स अदर ऑप्शन, इट विल बी प्लेन। प्लेन सरफेस के दोनों साइड प्रेशर सेम होता है, ठीक है, गॉट दिस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वी आर स्टिल इन द टॉपिक एक्सेस प्रेशर, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। नाउ you can put the small heading, एक छोटा heading put करो, excess pressure in the drop, excess pressure in the drop, ठीक है। see क्या है ये टॉपिक, ध्यान से देखो। सपोज इट्स अ ड्रॉप, ये ड्रॉप है, ठीक है। ड्रॉप के अंदर लिक्विड होगा, बट ड्रॉप के बाहर लेट्स से एग्जांपल इट इज एयर, ठीक है। अब यहां से जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इट इज PO, प्रेशर फ्रॉम इनसाइड इज PI। जिसको कुछ डाउट है, आई थिंक आप माइक ओपन करके बोलो, क्या डाउट है? जिस स्टूडेंट को डाउट है माइक ओपन करके बोलो फास्ट। प्रणिल, आप अपना माइक ओपन करके बोलो, क्या डाउट है बोलो, टाइप मत करो। प्रणिल, प्रणिल, ओपन अप द माइक एंड स्पीक। हेलो प्रणील, क्या हो गया भाई तुझे? लिखने को अच्छा लग रहा है, पूछने में क्या प्रॉब्लम है? माइक ओपन करके बात करो तो ज्यादा समझेगा ना, तो टाइपिंग से नहीं समझ रहा है। प्रणिल, डाउट है क्या? सर उसको बता रहा था, इसको मयूरेश को, वो पी को प्लेन सरफेस बोल रहा था, उसको प्रेशर बोल। अरे भाई अभी, हाँ, ग्रुप चैटिंग मत करो, ग्रुप में आप अपने ध्यान दो। जिसको डाउट रहेगा डायरेक्टली आप मुझसे पूछो। चलो ठीक है। अब देखो, दिस साइड प्रेशर इज PI, दिस साइड प्रेशर इज PO, प्रेशर इनसाइड, प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेशर इज ऑलवेज मोर ऑन द कॉनकेव साइड। तो देखो ये ऐसा है ना, इट इज दिस वे, दिस इज कॉनकेव साइड एंड दिस साइड इज कॉन्वेक्स। प्रेशर कॉनकेव साइड ज्यादा होता है, सो इट्स PI विल बी ग्रेटर देन PO। यहाँ पे PI विल बी ग्रेटर देन PO। सो हमें क्या करना है, since PI is greater than PO, if I do like this, PI minus PO means if I find difference in these two pressures, this difference in pressure is known as excess pressure. Excess pressure is nothing but the difference in these two pressures, ठीक है। आज हमको क्या करना है, we want to find out that how much is excess pressure. We want to find out this thing, how much is PI minus PO. PI minus PO कितना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। गेटिंग? सी, तो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। We want to find out the value of PI minus PO, ठीक है। सी यार, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग तरीके का है, मतलब कुछ डाउट्स आ सकते हैं, मे बी थोड़ा ध्यान से देखना। सी,
imagine that it's a drop, okay, and the radius of this drop, radius is r, ठीक है. From the inside pressure is pi and from the outside pressure is po, ठीक है. अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, when there is a equilibrium, during equilibrium also pi is greater than po, ठीक है. We want to find out the value of pi minus po. देखो इसमें करना क्या है, ध्यान से भी सुनना. सपोज जब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, when this drop is in equilibrium, इसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस विल बी कांस्टेंट. उसके बाद हमने क्या किया, सपोज हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, सपोज ये जो पीओ है प्रेशर, ठीक है, इसको सपोज थोड़ा और कम कर दिया या थोड़ा और बढ़ा दिया. ध्यान से सुनना. पीओ को बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, तो ये ड्रॉप कंप्रेस होने लगेगा, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा फिर. सो सपोज हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बाय चेंजिंग द आउटर प्रेशर, ओके, एंड सपोज उसकी वजह से क्या हुआ, सपोज दिस ड्रॉप एक्सपांड्स, ड्रॉप थोड़ा एक्सपांड हुआ. रिमेंबर इन द बिगिनिंग इफ दिस ड्रॉप इज इक्विलिब्रियम इट कैन नॉट एक्सपांड, बट अगर पीआई पीओ में से आपने पीओ को या पीआई को किसी को चेंज आउट किया, ठीक है, यू चेंज्ड इट, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और उससे एक्सपांशन हो सकता है, मतलब ड्रॉप विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, इट विल एक्सपैंड. सो लेट द ड्रॉप एक्सपांड्स, ठीक है, सपोज ड्रॉप ने एक्सपांड किया मतलब उसका रेडियस इंक्रीज होगा ना. लेट्स से रेडियस इंक्रीजेस बाय डेल्टा आर, सो रेडियस फ्रॉम आर बिकम आर प्लस डेल्टा आर. ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इट एक्सपांडेड लिटिल, ठीक है, थोड़ी देर एक्सपांड होगा लेकिन उसके बाद फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ही जाएगा, ठीक है. लेट्स से r बिकम r प्लस डेल्टा r, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा पता है, ऐसे केस में द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप विल इंक्रीज बिकॉज रेडियस हैज इंक्रीज, सो सरफेस एरिया विल आल्सो इंक्रीज, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग द इंक्रीज इन एरिया. लेट्स से आई एम फाइंडिंग dA is a increase in area, it's an increase in area. Increase in area I can find out by final area minus initial area, ठीक है, ठीक है. इंक्रीज इन एरिया, फाइनल एरिया मैं लिख रहा हूँ 4 पाई r प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर, दिस इज फाइनल एरिया, ठीक है, माइनस इनिशियल एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है. इजी. इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, एनीबॉडी ऑब्वियसली कैन सॉल्व. इसको आप एक्सपांड कर सकते हो. टेक 4 पाई कॉमन, r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर. ये देखो r स्क्वायर गेट कैंसिल. नाउ इफ आई अज्यूम दैट डेल्टा r इज स्मॉल, मतलब ये एक्सपांड हुआ लेकिन स्मॉल एक्सपांड हुआ, दिस डेल्टा r इज वेरी मच स्मॉल, ओके. अगर डेल्टा r स्मॉल है ना तो डेल्टा r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, डेल्टा r स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड. जो भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लिखते जाओ प्लीज, इट इज ऑलरेडी देयर इन द टेक्स्ट बुक, फिर भी अपना लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से समझता है, ठीक है. मैं हर एक पॉइंट का रीजन बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, तो आप लिखते जाओ वो चीज. तो डेल्टा r स्क्वायर इज नेग्लिजिबल बिकॉज डेल्टा r इज स्मॉल, ठीक है. यहाँ तक लिख लो प्लीज. तो बचा क्या, ये बचा ना. व्हाट आई एम डूइंग, I am trying to find out that how much is the increase in area of this drop. Why area increases? Because this drop expanded. Why this drop expanded? Because you have disturbed the equilibrium by changing these pressures slightly. ठीक है, pressure slightly change किया है, उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है. अब देखो जो चीजें बची हुई है यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करो, you will get a dA. So dA कितना आएगा,
change in area, it will come 8 pi r delta r. ये आएगा change in area. ठीक है. Why I found out the change in area that I am telling you now. ठीक, अब मैं बता रहा हूँ कि हमने change in area क्यों find किया. See, आपको ये याद होगा कि जब भी liquids की surface जो होती है, the surface always try to minimize itself, okay, due to surface tension. But if whenever surface area increases, work has to be done for this. ठीक है, जब भी area increase होती है उसके लिए work करना पड़ता है. ठीक है, that work is given by T into dA. याद है? हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फिर से डेरिवेशन एक बार दिखाओ. ये इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, नोट कर लो फास्ट. हाँ, जो स्टूडेंट अभी नोट नहीं कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से. यहाँ पे इस ड्रॉप की एरिया इंक्रीज हो रही है. ठीक है, whenever area increases, work has to be done to increase that area. ठीक है, वर्क करना पड़ता है to increase that area. ठीक है, अब ये वर्क हम लोग नहीं कर रहे हैं. We will not do this work. This work will be done by the drop itself. ड्रॉप खुद करेगा. इस ड्रॉप के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है in the form of pressure. एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ. वर्क इज नॉट डन बाय अस ओवर हियर. दिस वर्क इज डन बाय द ड्रॉप इटसेल्फ. ड्रॉप के अंदर प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है. देयर इज अ वन एनर्जी व्हिच इज नोन एज प्रेशर एनर्जी. यू माइट नॉट बी नोइंग राइट नाउ. प्रेशर एनर्जी करके एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी से ही वर्क होगा. दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू डू वर्क. मींस दिस वर्क इज नॉट डन बाय अस. सर डेल्टा आर को निगलेक्ट किया है ना, तो फिर डीए इक्वल्स टू 8 पाई आर डेल्टा आर कहाँ से आया? डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट किया. हाँ, तो फिर डेल्टा आर रहेगा ना. हाँ, यहाँ पे है ना डेल्टा आर. okay. यहाँ पे क्यों है वो पूछ रहे हो? हाँ, को निगलेक्ट क्यों नहीं किया वो पूछ रहे हो? हाँ. देखो क्या होता है बेटा, अगर मैं अज्यूम करूं कि डेल्टा आर स्मॉल है, डेल्टा आर इज स्मॉल, सो डेल्टा आर स्क्वायर वो उससे भी स्मॉल होगा. इट विल बी इवन मोर स्मॉलर. डेल्टा आर स्मॉल है ना, तो उसका स्क्वायरिंग और स्मॉलर होती है. तो इन दोनों में से ज्यादा स्मॉल कौन सा है? ये है ना. तो इसको नेग्लेक्ट, और ये उसका थोड़ा बड़ा है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हम लोग. हाँ सर, समझा. फिजिक्स में बहुत जगह आपको ऐसे डेरिवेशन मिलेगा. स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड ऑलवेज. समझा. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो dW is T into dA. This is a work done in increasing the drop. तो T into dA. dA आप ये लिख दो 8 pi r delta. This is a work done, right? Give it first equation. इसको equation में 1 दे दो. So this is a work done in expanding the drop by the delta r radius. ठीक है, ये वर्क डन हुआ. लेकिन अभी हम लोग वर्क डन है ना एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं. सपोज दिस इज ड्रॉप, द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड वाज Pi, द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड वाज PO. ठीक है, तो इस पे जो नेट प्रेशर हुआ ना, द नेट प्रेशर व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, नेट प्रेशर व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, नेट प्रेशर इज Pi minus PO. दिस इज द नेट प्रेशर Pi minus PO. ठीक है, और अगर ये जो प्रेशर आपने लिया, द एरिया ऑफ दिस ड्रॉप इज 4 pi r square. दिस इज द एरिया ऑफ द ड्रॉप 4 pi r square. सो मल्टीप्लाई इट विद 4 pi r square. प्रेशर इनटू एरिया जब आप करते हो ना, दिस इज अ नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड. सी, अंदर से जो नेट फोर्स लग रहा है ना, दैट द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, इट इज Pi minus PO इनटू एरिया. प्रेशर इनटू एरिया गिव्स यू द फोर्स. ये नेट फोर्स हो गया. नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड इज दिस. जब बबल ने एक्सपांड करना स्टार्ट किया ना, व्हेन यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, बबल स्टार्टेड एक्सपांडिंग. बबल ऑब्वियसली जब एक्सपांड कर रहा है मतलब द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड. नेट फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपांडिंग. दिस इज अ नेट फोर्स एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड. डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, ये नेट फोर्स हुआ. Now we want to calculate the work done. Work done is given by force into displacement. Work done इससे भी मिलता है, force into displacement से. So the force from inside is this one. ये लिख लो. Force from inside is this. Into displacement.
displacement of the surface displaced by delta r na, radius increases by delta r, means surface displaced by delta r, displacement you can take as delta r. So this is also the formula for work done, equation number 2. इससे भी वर्क मिलेगा, ठीक है, which has been done. ये वर्क हमने नहीं किया है, it is done by the drop itself. अंदर का जो प्रेशर है ना वो वर्क कर रहा है, we are not doing this work. So this is work done by the pressure and this is also work done. Equation 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, so right hand side हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. Take right hand side equal, so you will get this formula pi minus po into 4 pi r square delta r is equal to 8 pi r delta r into t. Take right hand side of equation 1 and 2 equal because left hand side is equal. ठीक है, सभी देखो pi will get cancelled, delta r also get cancelled, radius will cancel from both sides, ठीक है, and the table of 4 on the 8 will be 2 times. Cancellation करो, आपको आएगा 2t divided by r is pi minus po. थोड़ा अलग मेथड है ये प्रूफ करने का, इट मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट बट थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा. थोड़ा अलग मेथड है, इट विल यू मे फाइंड सम डिफिकल्टी इन दिस मेथड. दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ pi minus po. This is excess pressure inside the drop. Here T denotes surface tension of the liquid. T is a surface tension of that liquid जिससे आपका ड्रॉप बना हुआ है, ठीक है. T is a surface tension of that liquid with which drop is made up. मयूरेश जो डाउट है आप प्लीज माइक ओपन करके बोलो. सर अगर वो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा. हाँ देखो, व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग दैट जब ड्रॉप एक्सपांड बाय डेल्टा आर, जब ड्रॉप डेल्टा आर एक्सपांड हुआ तो उस टाइम पे वर्क कितना हुआ. आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जब भी कोई गैस एक्सपांड होती है या कोई भी चीज एक्सपांड होती है उसके लिए वर्क करना पड़ता है. यहाँ पे भी जब ड्रॉप एक्सपांड हुआ उसकी सरफेस एरिया एक्सपांड हो गई, तो उस एरिया को एक्सपांड करने के लिए यू नीड टू डू वर्क. वो वर्क में कैलकुलेट किया. अब वर्क में एक मेथड से कैलकुलेट करूं या दूसरे मेथड से कैलकुलेट करूं, सेम वर्क ही आएगा. दैट्स व्हाई वी टेकन द टू वर्क्स इक्वल. अच्छा, बस गिवन अलग रहेगा. क्या अलग रहेगा? गिवन डेटा अलग रहेगा, बस मेथड अलग है. हियर आई हैव फाउंड आउट द वर्क डन बाय द फॉर्मूला T into dA. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव की थी, ठीक है. और यहाँ पे मैंने वर्क डन फाइंड किया बाय द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट लॉजिक ये है कि कोई भी मेथड आप यूज करो, आप सेम चीज फाइंड कर रहे हो तो सेम ही आएगी दोनों मेथड से. अच्छा ठीक है. So everybody clear with this? अब यहाँ पे इस फॉर्मूला पे ध्यान से देखो. As I told you, you can think like this. ये जो pi है ना, it's a pressure on the concave side of the surface and po is a pressure on the convex side. दोनों में जो difference in pressure है, this is called excess pressure. So excess pressure inside the drop is given by the formula 2T by R. Here T is a surface tension of that liquid with which the drop is made up of. And R दिख रहा है? R is the radius of the drop. जब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है ना, तब भी हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन प्रेशर इज 2T by R. अब देखो ये फॉर्मूला में आप देखो तो Pi minus Po इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा. हेलो, प्लीज आवाज मत करो, ठीक है. डाउट्स है तो यू कैन आस्क. हाँ, Pi minus Po इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है. इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ. Suppose we are having a multiple drops, 2-3 drops है हमारे पास. All drops are made up of same liquid. तो क्योंकि सारे drops same liquid के बने हुए हैं तो surface tension same होगा. T will be same for every drop. लेकिन इन सारे drops का radius अलग है. So the drop whose radius is very much high, the drop whose radius is more, its excess pressure will be less. उसमें pressure का difference कम होगा. Excess pressure is inversely proportional to the radius of the drop. ऐसे याद कर सकते हो, जिस ड्रॉप का रेडियस कम होता है उसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है. कीप इट इन माइंड. और चलो एक चीज और इसमें हम लोग सीख सकते हैं. टेल मी, अगर हमने प्लेन सरफेस ले लिया, इफ आई टेक प्लेन सरफेस,
किसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है आई थिंक, प्लीज आप 2 मिनट वेट करो, मैं आपका डाउट बाद में क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक बात, अगर ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो प्लेन सरफेस के लिए भी मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्या करना होगा, डू यू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन सरफेस? किसी को पता है तो आप बता सकते हो। एनीबॉडी, व्हाट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन सरफेस? यस, आम्रपाली इज करेक्ट, इट्स इंफिनिटी। Balaji, correct, it is infinity. See, if it is a plane surface ना, its radius is infinity. Plane surface का radius क्या होता है? Infinity. ठीक है, तो if suppose you are using this formula for plane surface, so radius infinity डालेंगे. If you put radius infinity here, this right hand side will become 0. Means pi minus po will become 0. That means pi equals to po. ठीक है, दैट मीन्स प्लेन सरफेस के दोनों साइड प्रेशर सेम होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। प्रेशर इज सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ प्लेन सरफेस। सो रिमेंबर, प्लेन सरफेस के लिए आर इंफिनिटी हो जाता है। ओके, एंड डिनोमिनेटर इंफिनिटी, इफ डिनोमिनेटर इज इंफिनिटी द ओवरऑल इट विल बिकम 0, राइट हैंड साइड बिकम 0। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, डेरिवेशन एक बार प्लीज देख लो, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर वी प्रोसीड, अगर एक स्टूडेंट को कुछ डाउट था आई थिंक, हाँ, अब माइक ओपन करके पूछो, आस्क। आई थिंक डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स गो फॉरवर्ड। हेलो। ठीक है, सो व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ, वी डिस्कस्ड एक्सेस प्रेशर inside the drop, we discuss, right? Now we will discuss excess pressure inside the bubble. Put this heading everybody, ये heading put करो अभी, excess pressure inside the bubble। ये सारा टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, it belongs to surface tension only. We are discussing surfaces of the drop, now we are discussing surface of the bubble, excess pressure inside the bubble। ठीक है, अब देखो बबल और ड्रॉप में थोड़ा डिफरेंस होता है। इफ यू टेक अ ड्रॉप, ड्रॉप ऑलवेज हैज वन सरफेस, ड्रॉप के पास एक ही सरफेस होती है। द एरिया ऑफ दैट सरफेस इज 4 pi r²। ड्रॉप इज स्फेरिकल, इट हैज ओनली वन सरफेस, बट इफ आई टेक बबल, if you take bubble always have two surfaces। ठीक है, अगर कोई स्फेरिकल चीज है जिसके पास दो सरफेसेस हैं तभी उसको बबल बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास दो सरफेस है, इसकी एरिया होती है 8 pi r², मतलब 2 times 4 pi r²। कैसे, अगर किसी को कंफ्यूजन है ये, तो ये देखो, लेट्स से दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप, सो इसमें दिस इज लिक्विड, सराउंडिंग इट इज एयर, दिस इज सरफेस, so it has only one surface, this one। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह if I take a bubble, अगर हम लोग बबल ले लें, तो बबल में क्या होता है, सी आप सब ने सोप के बबल्स देखे हैं, यू हैव सीन सोप बबल्स। सोप बबल के अंदर भी यहाँ पे एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, और बीच में बिटवीन दीज टू एयर देयर इज अ लिक्विड। लिक्विड को मैंने L लिख दिया है। ठीक है, अब देखो, दिस इज वन सरफेस, this is one surface which is separating the liquid from inner air, and this is another surface, this is another surface which is separating the liquid from outer air। तो देखो बबल को दो surfaces हो गई ना, bubble always have two surfaces। ठीक है, so the area of inner surface is 4 pi r², the area of outer surface also 4 pi r², so overall bubble has area 8 pi r²। इसकी सरफेस ड्रॉप के कंपैरिजन में डबल होती है। थिंक ड्रॉप के पास जितनी सरफेस है, बबल हैज अ डबल सरफेस। ये चीज लिख के रखो और ध्यान में रखो। हाँ, ओम पांडे कह रहा है कि फिर से एक्सप्लेन करो इसको। अब देखो ओम, इसमें है क्या, आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। कभी आपने सोप के बबल देखे हैं ना, सोप बबल्स,
देखो आपने सोप का बबल देखा है ना, तो उस बबल के अंदर क्या होता है? बबल के अंदर एयर होती है, बाद में एक थिन लेयर ऑफ सोप होता है, देयर इज अ थिन लेयर ऑफ सोप, और उसके बाद फिर से एयर होती है. सो बिटवीन दिस एयर एंड द लिक्विड वन सरफेस इज देयर, एंड बिटवीन दिस लिक्विड एंड द इनर एयर अनदर सरफेस इज देयर. सो क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में दो सरफेसेस हैं. ये देखो, ये दोनों. ड्रॉप में आपको क्या दिख रहा है? ड्रॉप में एक ही सरफेस दिख रही है. हाँ, अब आम्रपाली ने पूछा है कि ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम ले रहे हो क्या? यस, वी विल अज्यूम दैट दिस बबल्स आर वेरी मच थिन बबल्स. इसकी इस बबल की थिकनेस काफी कम है. इट्स वेरी थिन बबल, थिकनेस काफी कम है. दैट्स व्हाई इट्स इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस बोथ आर सेम, बोथ ऑफ देम आर r. इसलिए इसकी एरिया हमने ली है 8 pi r square, 2 times 4 pi r square. Assuming this bubble to be thin, its inner radius and outer radius are same. So I hope यहाँ तक सब clear हो गया. I don't think it is that difficult. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Today we want to find out the excess pressure inside the bubble. ठीक है, don't worry, drop का जो हमने derivation किया था उसके comparison में ये बहुत ही छोटा derivation है. See to it. ठीक, I am starting with a derivation now. Derivation of excess pressure inside the bubble. ठीक है, see, अब क्या करो, ध्यान से देखो. Suppose I am taking one bubble like this. ठीक है, okay. The pressure on this bubble from inside, pressure from inside is Pi, and pressure exerted by the liquid, pressure exerted by liquid is PL. डायग्राम ध्यान से देखो. सौरभ, आपका आंसर करेक्ट है. Now look here. The pressure from inside is Pi. Pressure of exerted by liquid is PL. Okay. Similarly, ये मैंने अभी जो बताया आपको, this I told you about the inner surface. अब outer surface पे आते हैं. Outer surface पे आओ. Outer surface पे यहाँ से जो pressure पड़ेगा, pressure from inside, it is PL. That is pressure exerted by liquid. और यहां से जो प्रेशर होगा, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, इट्स पीओ. डायग्राम ध्यान से देखो. आई होप यू आर एबल टू सी द डायग्राम. प्लीज ड्रॉ दिस आल्सो. आई हैव शोन ऑल द प्रेशर्स एक्टिंग ऑन द बोथ सरफेसेस. ठीक है, अब देखो, सपोज इफ वी स्टार्ट विथ इनर सरफेस. पहले चलो इनर सरफेस से स्टार्ट करते हैं. इनर सरफेस, ठीक है. अब देखो, इनर सरफेस के आपको याद होगा, प्रेशर इज ऑलवेज मोर ऑन द कॉन्केव साइड. फॉर एनी सरफेस प्रेशर इज मोर ऑन कॉन्केव साइड. दैट्स व्हाई आई कैन से Pi will be more than PL. Pi will be more than PL. ठीक है, और हमने ड्रॉप के केस में प्रूफ किया था. वी प्रूव्ड इन द केस ऑफ ड्रॉप दैट Pi minus PO is 2T by R. तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? Pi minus PL is 2T by R. ठीक है, give it equation number 1. ठीक है, ध्यान से समझो. Look at the inner surface. The inner surface is concave from inside, and the inner surface is convex from outside. तो कॉन्केव साइड ज्यादा प्रेशर होता है. दैट्स व्हाई Pi will be more than PL. डिफरेंस will be 2T by R, जो हमने अभी प्रूफ किया था. नाउ प्लीज कम टू द आउटर सरफेस. कम टू द आउटर सरफेस ऑफ द बबल. अब आउटर सरफेस आपको क्लियरली दिख रहा है. ये जो आउटर सरफेस है ना, उसके एक साइड प्रेशर है PL, दूसरे साइड प्रेशर है PO. प्रेशर इज ऑलवेज मोर ऑन द कॉन्केव साइड. So, यहाँ पे ऐसा है ना, कॉन्केव साइड विल बी PL. यहाँ पे आप लिखोगे PL minus PO. PL minus PO is equal to 2T by radius. ठीक है, PL minus PO. Give it equation number 2. Now what you do, simply just add equation 1 and 2. You please add equation 1 and 2. On adding, PL will get cancelled.
and ultimately you will get Pi minus Po equals to 2T by R plus 2T by R. That is 4T by R. Okay, this is formula for excess pressure inside the bubble. Pi is a pressure from inside the bubble. Po is a pressure from outside. देखो ये जो pressure है ना Pi, it is also exerted by air only. The air which is trapped inside the bubble, Pi is a pressure exerted by that air. Po is also the pressure exerted by air only. लेकिन there's a difference between them. ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो. सुनो, you can remember this way. अंदर की जो air है ना, it is very much compressed. ठीक है, the surface always try to minimize itself. Surface wants to minimize itself. और बाहर से pressure भी आ रहा है, उसकी जैसे surface जितना compress हो पाएगी उतना compress होगी. As a surface will compress, अंदर pressure बढ़ेगा air का. So, अंदर की air जो है, it is exerting more pressure than the outer air. The inner air is exerting more pressure than outer air, such that difference between them is 4T by R. ठीक है? So I hope this whole example is clear. ठीक है? So this is, I think, very small derivation compared to drop. ठीक है? ये derivation 2 या 3 mark के लिए board exams में आ सकती है. It's maybe for 2 marks or 3 marks. ठीक है? Okay. So I hope you got this. So here we finished one topic, excess pressure topic. ठीक है? Summary में आप ये चीजें याद रखो, that in case of a drop or bubble or anything, the pressure is always more on the concave side of the surface as compared to convex side. ठीक है? Okay. The difference in the concave and convex side, the difference is known as excess pressure. The excess pressure is 2T by R for the drop, and the drop has one surface. The excess pressure is 4T by R in case of bubble, and bubble has 2 surfaces. ठीक है? तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एक सरफेस के लिए 2T by R, 2 सरफेस वाली चीज के लिए 4T by R. ठीक है? For 2 surfaces it's 4T by R. I hope everybody got this. ठीक है? Okay. So बहुत important ये है डेटा. Remember that in case of drop, excess pressure is 2T by R. In case of bubble, excess pressure is 4T by R. ठीक है? Keep this thing in mind. ये चीज ध्यान से रखो अपने माइंड में. ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ. Let's go ahead. ठीक है? इस surface tension is now coming to an end almost. इस कंप्लीट होने पे आ रहा है. ठीक है? Surface tension में एक लास्ट टॉपिक बचता है. That topic is capillarity. Today I will give just introduction of this topic. ये थोड़ा introduction आज दे देता हूँ. And tomorrow we may finish this topic. It's a big topic. Put this heading, capillarity. Heading डाल दो, capillarity. Capillarity. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैपिलरिटी क्या होता है. Look here. सबसे पहले कैपिलरिटी जो होता है, कैपिलरिटी को समझने के लिए सबसे पहले एक वर्ड आपको समझना होगा, कैपिलरी. In the chemistry lab, you might have used capillary tube. Capillary tube you might have used. Okay. सिर्फ yes or no करके कोई बताओ, आपने chemistry practicals में capillary tube use किया है क्या? Have you ever used capillary tube in the capillary? In the chemistry experiment? Yeah, many students are saying yes. हाँ. So capillary tube आपने देखा होगा. ठीक है? अब जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, suppose you are not seen the capillary tube. Capillary tube is like a test tube only. Test tube की जैसे होता है, but it's a very thin tube. बहुत ही पतला ट्यूब होता है. ठीक है? It's like a test tube only made up of glass, but it's a very thin tube. ठीक है? अब हाँ, now stop messaging. ध्यान से देखो. Capillary tube is a very thin tube made up of glass. ठीक है? बहुत thin test tube के जैसे होता है, but it's made up of glass. और आपने देखा है टेस्ट ट्यूब दोनों साइड ओपन नहीं होता है. टेस्ट ट्यूब इज क्लोज्ड फ्रॉम द वन साइड.
but capillary is open from both sides. Capillary कुछ ऐसा दिखता है, it is open from both sides, but ये बहुत ही thin होता है. It is so thin that it is like a hair. एक पतले बाल के जैसा thin होता है ये ट्यूब. It's very thin. ठीक है. तो एक बात, अगर ये बहुत ही thin है ट्यूब, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माइक ऑन करो प्लीज, कुछ स्टूडेंट माइक ऑन कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही थिन ट्यूब होता है. दिस वेरी थिन ट्यूब विच इज थिन लाइक हेयर, बाल के जितना पतला ट्यूब होता है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब. ठीक है. इट्स मेड अप ऑफ ग्लास. अब होता क्या है, ध्यान से देखो. इफ यू टेक अ कैपिलरी, आपने एक कैपिलरी लिया सपोज, हाँ, कैपिलरी लेके इसको एक वेसल में इमर्स कर दिया. इफ यू पुट अप इन अ वेसल, वेसल में डाल दिया. दिस वेसल कंटेन अ लिक्विड. इस वेसल में लिक्विड है, ये देखो. दिस वेसल कंटेन अ लिक्विड. तो आप नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करोगे? यू विल नॉर्मली एक्सपेक्ट दैट थोड़ा सा लिक्विड इस कैपिलरी के अंदर भी जाएगा, बट एवरीवेयर द हाइट ऑफ द लिक्विड विल बी सेम. हर जगह लिक्विड सेम लेवल पे होगी, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड. व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली, अगर आप ऐसा प्रैक्टिकली करोगे, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जो लिक्विड है ना, वो इस कैपिलरी में राइज होती है. लिक्विड राइजेस इन दिस कैपिलरी. ऐसे लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी. Let's suppose liquid rises up to the height of h, this h. After rising to the height h, the liquid stops. Whenever you dip a capillary inside a liquid, the liquid rises in that capillary and then it stops. This phenomena is known as capillarity. इसी को capillarity कहते हैं. आप ये please diagram draw कर लो. So the capillary, in the capillary, the liquid rises up to the height of h. Okay, so this phenomena is known as capillarity. Now listen, in some liquids rises in this capillary, but some liquid fall also. कुछ liquid rise होती है, कुछ liquid fall भी होती है. मतलब if you take a vessel like this, in that you dip up a capillary like this. Let's say liquid यहाँ पे है, लेकिन इसमें कैपिलरी में it won't rise, it will in fact fall. ठीक है. तो rise होने के बजाय it falls over here. ठीक है. Some liquid rises, some liquid falls. This thing is known as capillarity. Okay. So first of all, I am now giving you definition of capillarity, and then I will give you some practical examples of this capillarity. Note down the definition of capillarity now. Capillarity, its definition. Okay, the rise or fall. ठीक है. Rise की spelling RISE लिखना, RICE मत लिख देना. The rise or fall of liquid level. The rise or fall of the liquid level inside the capillary. The rise or fall of the liquid level inside the capillary when capillary tube is immersed in a liquid. When capillary tube is immersed in a liquid, comma, is known as capillarity. I'm repeating the definition now. The rise or fall of liquid level inside the capillary when capillary tube is immersed in a liquid is known as capillarity. Okay, so I hope you wrote the definition. अब लास्ट 5 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल बता दूंगा कैपिलरिटी के. So let's see some practical examples of capillarity. You can put the heading examples of capillarity.
काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सुनना अभी। सी फर्स्ट एग्जांपल, जो ट्रीज होती है ना, ट्रीज और प्लांट्स व्हाटएवर, ठीक है, वो ट्रीज आपको पता है अपनी रूट्स से पानी एब्जॉर्ब करके अपने लीव्स तक पहुंचाती है। लुक एट दिस डायग्राम, लेट्स से इट्स अ ट्री। आई एम नॉट सो गुड एट बायोलॉजी बट आई थिंक लग रहा है ये ट्री जैसा। अब देखो इसकी जो रूट्स होती है ना, रूट्स जमीन में से पानी लेके वाटर प्लस सॉल्ट दोनों लेती है। द रूट्स टेक वाटर प्लस सॉल्ट फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो वाटर है और जो सॉल्ट है जो ग्राउंड से लिया, वो ग्राउंड से लेके ऊपर लीव्स तक पहुंचता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये पानी ऊपर कैसे चढ़ता है ट्री में? इट्स बिकॉज अंदर, आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, टू टिश्यूज आर देयर, जाइलम एंड फ्लोएम, वो इस पानी को ऊपर लेके जाते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है, विच आर कंडक्टिंग टिश्यूज, वो जो होता है ना, दे आर लाइक थिन कैपिलरीज। इस ट्री का जो ट्रंक होता है, द ट्री ट्रंक, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द फॉर्म ऑफ थिन ट्यूब्स। अंदर ये थिन ट्यूब्स होते हैं लाइक कैपिलरीज, कैपिलरी के फॉर्म में ये पानी ऊपर जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट, यू रिमेंबर दिस वे, इनसाइड द ट्रीज देयर आर टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ थिन कैपिलरीज। टिश्यूज होते हैं जो कुछ कुछ कैपिलरी के जैसा काम करते हैं, दे आर लाइक थिन कैपिलरीज। और इन थिन कैपिलरीज में पानी ऊपर राइज होता है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, और पानी ऊपर राइज होके ट्रीज के जो लीव्स है वहां तक पहुंच जाता है। सो कैपिलरिटी यू कैन सी इन द ट्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो कैपिलरिटी की वजह से ही पानी लीव्स तक पहुंचता है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग नाउ, ठीक है। आप सबने इंक पेन देखी होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग बॉल पेन्स, दिस इज अ बॉल पेन, बट इंक पेन भी आपने देखी होगी। इफ सपोज दिस इज आई एम ड्राइंग इंक पेन, इंक पेन का जो निब रहता है, निब भी आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब इंक पेन में क्या होता है, इंक पेन के अंदर एक एम्प्टी ट्यूब रहता है, देयर इज अ एम्प्टी कैपिलरी इनसाइड दिस, एक एम्प्टी ट्यूब रहता है, ठीक है। जब भी हम लोग पेन को इंक पॉट में डालेंगे, लेट्स से इफ यू पुट, व्हेन यू पुट द पेन इन द इंक पॉट, ठीक है, तो दिस इंक इज अ लिक्विड, इंक इज अ लिक्विड। सो क्या होता है, जो इंक है ना, वो इस पेन में ऊपर राइज होता है, द इंक राइजेस इन दिस पेन बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी। द लिक्विड राइजेस इन दिस पेन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। तो थिंक ये जो पेन है ना, इसके अंदर जो ट्यूब होता है, दिस ट्यूब इज लाइक अ कैपिलरी एंड द लिक्विड इज राइजिंग इन दिस कैपिलरी। सो इंक पेन इज आल्सो फिल्ड यूजिंग कैपिलरिटी, ठीक है। इट्स अ सेकंड एग्जांपल। थर्ड और एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ऑल ऑफ यू हैव सीन ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर देखा है? अच्छा चलो, किसी अगर स्टूडेंट ने ब्लॉटिंग पेपर नहीं देखा है तो आपने टिश्यू पेपर देखा है? टिश्यूज विच वी यूज टू क्लीन द सर्फेसेस, ओके। टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो आपने देखा है। सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड के ऊपर जब हम लोग टिश्यू पेपर रख देते हैं, लेट्स से इफ वी कीप अ टिश्यू पेपर ऑन दिस लिक्विड, तो आपको पता है टिश्यू पेपर इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली इनसाइड दिस टिश्यू देयर आर स्मॉल पोर्स आर देयर, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, पोरस कैपिलरीज होती है, और इन पोरस कैपिलरीज में ये लिक्विड राइज होती है। दिस लिक्विड राइजेस इन दिस पोरस कैपिलरीज बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। और जब लिक्विड यहाँ पे राइज होती है, लिक्विड राइजेस इन दिस, तो उससे आपका ये पूरा लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। लिक्विड राइजेस इन दिस पेपर बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। दीज आर द सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरिटी। एक दो एग्जांपल और हैं, 1 or 2 more examples are there which I will definitely give you tomorrow, but पहले आप ये एग्जांपल थोड़े समझ के लो। ट्रीज, इंक पेन एंड द ब्लॉटिंग पेपर और टिश्यू पेपर, ठीक है। सो हियर आई एम स्टॉपिंग दिस टॉपिक नाउ। अगर कुछ स्टूडेंट को डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ, ओके। जिन स्टूडेंट को डाउट है यू कैन
आप कमलेश सर को बताओ सर, आप देखो डाउट पूछना है इनको। हाँ ठीक है, जिसको डाउट है माइक करके पूछो। हेलो सर। सौरभ सौरभ रजक। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। कुछ सुनाई दे रहे हैं। सर सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ नहीं, टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, करेक्ट है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक आएगा आफ्टर कैपिलरिटी वी विल डू दिस। कैपिलरिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके सर। अदर्स, एनी अदर डाउट? और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, अब एक स्टूडेंट ने मैसेज करके पूछा है कि कर्व सरफेस का एग्जांपल क्या होता है। अरे भाई आप कोई भी ड्रॉप ले लो या बबल ले लो, ड्रॉप की सरफेस देखी है आपने? ड्रॉप की सरफेस जब एक स्फेरिकल ड्रॉप होता है, इमेजिन अ स्फेरिकल ड्रॉप। स्फेरिकल ड्रॉप की सरफेस कैसे होती है? प्लेन होती है क्या? स्फीयर की सरफेस तो कर्वी होती है ना, तो ड्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ कर्व सरफेस। एनी अदर डाउट? हेलो सर, एक और डाउट था। हाँ पूछ ले। हाँ, एक सेकंड। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि कैपिलरी में लिक्विड राइज होती है कि फॉल होती है, फॉल का एग्जांपल दो। देखो अगर आप नॉर्मल कैपिलरी लोगे, उसमें पानी डालोगे ना, पानी राइज होता है, मर्क्यूरी फॉल होती है। मर्क्यूरी यूजुअली फॉल्स एंड द वाटर राइजेस। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों फॉल होता है, क्यों राइज होता है, दैट विल बी इन टुमारो। बट मर्क्यूरी फॉल्स, वाटर राइजेस इन द कैपिलरी। हाँ, अदर स्टूडेंट्स कोई डाउट है? हाँ सर, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है सरफेस फिल्म की और लिखा हुआ है 10⁻⁹ मीटर तक जो रहती है वही ना? हाँ सर, यहाँ पर लिखा हुआ है a layer of surface of liquid whose thickness is equal to molecular range of attraction। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। सपोज ये एक सरफेस है, इट्स अ सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पे भी कुछ सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इस सरफेस से नीचे की तरफ जाओ अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ये 10⁻⁹ मीटर ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं होगा, काफी छोटा होता है। इतने तक जाओ। हाँ। तो जो ये लेयर है ना, ये वाला, this layer is called surface film. It is called surface film because in this layer whichever molecules comes, they will attract the surface molecules. ठीक है, तो ये जो 10⁻⁹ मीटर है, इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। this distance of 10⁻⁹ is called a range of molecular influence। इसको बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं सरफेस फिल्म। ठीक है, ओके सर। ज्यादा कुछ important है, it's not much useful but it's okay. This layer is called surface film. All the molecule present in this layer, in this surface film, they will attract the molecule which are present on the surface. Any other doubt? Any other doubt? ठीक है, I think कमलेश सर। हाँ कर सकते हैं, अभी हो गया, वो किसी को डाउट नहीं। अभी भी कुछ डाउट है सोचो, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, साइनिंग ऑफ नाउ।